हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम के बयान पर पीपल्स पार्टी शदीद नाराज, हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बयान को हुकूमती पॉलिसी जबकि वजीर कानून ने ख्वाजा आसिफ की जाती राय करार दे दिया। नवीद कमर ने कौमी असम्बली में हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, मुल्क के साथ मजीद तजुर्बे ना करने का मशवरा भी दिया। कौमी असम्बली में जेर बहस आने वाले इस अहम इशू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा शुगर स्कैंडल पार्लियामेंट में लैंड कर गया। MNA उसामा हमजा की शुगर मिल्स मालकान पर कौमी असम्बली में चढ़ाई। किसानों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर अरकान असम्बली फट पड़े। गंदम के बाद आलू और गन्ना काश करने वाले किसान इंतहाई मुश्किल में। कीमतें गिरने पर जानवरों को आलू खिलाने पर मजबूर। किसान लुट गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमती इत्तेहादियों और ऑपोजिशन ने कौमी असेंबली में हुकूमत को आईना दिखा दिया। इस इशू पर बात करने के लिए MNA उसामा हमजा हमारे साथ मौजूद होंगे आज के शो में। और आखिर में कराची गुल प्लाजा में आग लगने के बाद वजीर आला पंजाब मुतहरिक हो गई। पंजाब के तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया। फायर के नए SOPs बनाने का भी ऑर्डर दे दिया। हुकूमती और निजी बिल्डिंग्स की जांच और सेफ्टी सिस्टम को मजबूत करने की हिदायत जारी कर दी। इस अहम फैसले पर भी आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MNA उसामा हमजा। इनसे ही जो है वो शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। जी उसामा साहब, आपसे बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं किसानों के हवाले से भी, उनकी क्या जो है वो इस वक्त रिजर्वेशंस हैं, शुगर स्कैंडल के हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। लेकिन जो एक सान्या पेश आया है कराची में गुल प्लाजा का, सभी के जो है वो दिल दहलाने वाला जो है एक वाकया है। सभी की नजरें उस पर हैं, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, किस पे ये जिम्मेदारी डाली जाए। अब पीपल्स पार्टी MQM भी आमने सामने हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो 18वीं तरमीम पे भी जो है वो सवालात उठ गए हैं कि उसमें सूबों को इख्तियारात तो दिए गए लेकिन डिवॉल्व नहीं किया गया और इसकी वजह से सिस्टम उस तरह से काम नहीं कर रहा। आपकी क्या राय है, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए रबिया बहन, बात यह है, ये जब भी कभी इस तरह का सानहा रूनुमा होता है, ये आम तौर पे होता है 1 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 हफ्ते, फिर इंक्वायरियां लगती हैं, फिर फाइलें खुलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। आपको पता है कि किस तरह से सारा सिस्टम चल रहा है। और जो बात सुबह कल असेंबली में पीपल्स पार्टी के MNA ने वहां पे बातें की हैं कि ये वो MQM के जो कायद थे इल्ताफ हुसैन, उसके बॉडीगार्ड ने एक मंजिल से बाकी मंजिलें बनाई। वो पुराने जो ज़ाब्ते थे उनको बालाए ताक रखते हुए, ये तो उसका सान्या हो गया तो उनकी लबकुशाई हुई। अब कभी और सान्या होगा तो पता चलेगा कि जरदारी साहब के फ्रंटमैनों ने और हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने कितनी कितनी मंजिलें और किस किस तरह से हुई है। चाइना कटिंग, ये सारे अमामल हमारी सियासत के अंदर जो गलाजते हैं, ये दौरे जदीद की पैदावार हैं। ये इब्लाग के दौर के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं और ये जबर का दौर है। इसमें लोग बोल नहीं पाते। जब बोलते हैं वोट की ताकत से बोलते हैं, फिर 8 फरवरी को उनकी आवाज दबा दी जाती है। जी, ये बात ये है, ये गुल प्लाजा को पहला सान्या नहीं है। इससे पहले कितने सान्यात हुए हैं, कई बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, कई बड़े बड़े ऐसे वाकयात हुए हैं। ये तो बज़ाहिर लगता है ऐसे ये कि ये हादसाती तौर पे आग लगी है, लेकिन मसला सोचने का ये है कि जब आग लगती है तो क्या वहां पे फायर अलार्म नहीं होता? वहां पे इसके मुतबादिल रास्ते और इमरजेंसी उसे एग्जिट कोई नहीं होते? ये कौन है जो इन चीजों को करते हैं? मैं आपको गोजरे के अंदर ऐसे मोहल्ले दिखा सकता हूं जहां पे 5-5 फुट की गलियां हैं चौड़ी। लोग अपने मुर्दों को अपने हाथों पे लेके आते हैं। ये उस दौर के जिन लोगों ने इन NOCs दिए इन बिल्डिंग्स के, इस असर कॉलोनी जैसी आबादियों के, उनको चौक के अंदर सजा देनी चाहिए। हमें कब्बे टांगने पड़ेंगे। ये खेतों का असूल है कि जब खेत को, फसल को जानवर कब्बे तंग खराब करते हैं, किसान ये करता है कि वहां पे या तो पुतले बना के खड़े कर देता है या फिर वहां पे 2 कब्बे मार के टांगता है। हमने आज तक कोई कब्बा नहीं मारा। ये कब्बे वही हैं जो हमारा खून चूस रहे हैं।
ये माफियाज हैं, हर हुकूमत के अंदर बैठे हैं। पाकिस्तान का अलमिया है कि हम बातें बहुत करते हैं लेकिन हमारा अमल कोई नहीं है, उसामा साहब खाली कौम। ये बताएं ना कि ये बातें होते रहेंगे। जी, ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक पॉइंट रेस कर दिया है यहाँ पे, और जब ये वाकया हुआ है तो ऐसा लगता है कि जो 18वीं तरमीम जिसको हम अब तक जो है वो सेलिब्रेट करते थे, लेकिन उसको उसकी रूह के मुताबिक जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया। सूबों को खुद मुख्तार तो कर दिया गया, लेकिन पावर्स जो है वो सेंट्रल ही जो है वो रखी गई और उनको डिवॉल्व नहीं किया गया, और जिसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनएफिशिएंटली जो है वो रन कर रही हैं। अब इस पर क्या कहेंगे आपके ख्याल में कि वाकई 18वीं तरमीम आ तो गई लेकिन उसको जिस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए था वो ना हो सका? 18वीं तरमीम की आमद पे बहुत बगल बजाए गए। पीपल्स पार्टी और ये हमारी मुस्लिम लीग नून के ये मुश्तरका तौर पे लेके आए थे। पीपल्स पार्टी अपना इसको बड़ा क्रेडिट देती है अपने आप को, ठीक है, होना चाहिए। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और वसाइल की सूबों तक तकसीम। मसला यह है कि सिंध के अंदर लगा कहां पे है। जिस तरह से पंजाब के अंदर एक शहर के अंदर कुछ चंद सड़कात को चमका के धो के और बना सवार के पेश करते हैं, सिंध के अंदर भी यही कैफियत। ये गोठों खलियानों खेतों तक जो सड़कें हैं जाके देखें क्या हाल है। पंजाब के अंदर आप पसमानदा बस्तियों का हाल देखें, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। यही सिंध में तो लूट इससे भी ज्यादा मची हुई है। आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 को कराची से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मेजॉरिटी नशिस्तें जीती थी। मेजॉरिटी नशिस्तें ये 15 या 16 नशिस्तें आउट ऑफ 17 फिर कैसे बंदर बांट दी गई। ये जब तक ये सिलसिले चलेंगे, गुल प्लाजा क्या इससे बड़े बड़े साने होंगे। हमारी आंखें तो 1971 के साने से नहीं खुली। अब हम किसी बहुत बड़े हादसे के मुंतजर हैं। क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि हम इर्द गिर्द के हालात से सबक नहीं सीखते? पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात का शिकार है, वेनेजुएला में जा क्या हुआ है, और उसके बाद जो बदमस्त भैंसा है ये ग्रीनलैंड पे चढ़ने के लिए तैयार है। डेनमार्क वाले उससे पनाह मांग रहे हैं। नॉर्वे के साथ क्या हो रहा है जी, नोबेल प्राइज दो नहीं तो हमारी ऐसी तैसी। ईरान के ऊपर अगर अमेरिका हमला करता है सीधा पाकिस्तान के ऊपर होगा, और मुस्लिम उम्मा के अंदर सवाए ईरान के किसी मुल्क के अंदर कोई ऐसा दमखम नहीं है, जो ऐसी क़यादत नहीं है जो आगे बढ़ के इन चीजों को देख सके। उन लोगों ने खून दिया हुआ, और खून का दिया हुआ इनकलाब, खून दे के जो इनकलाब आता है वो बड़ा ताकतवर होता है। अमेरिका ने पहले वहां पे मुसल्लत की। हम चाहते हैं कि आपने आज कौमी असेंबली में उसामा साहब आपने बड़े अहम इश्यूज उठाए। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको भी टच कर लें। मैं चाहता हूं कि आज जो असेंबली में आपने बड़े अच्छे आपने इश्यूज उठाए, मैं चाहता हूं कि उन पर भी बात कर लीजिए जरा। आज आपने वहां पे बताया कि शुगर के हवाले से, जो शुगर के आज बताया कि नवीद कमर साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, बाकी दोस्तों ने भी किया, वहां पे राना तनवीर साहब जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, कि इस वक्त ये पहले हम देख रहे हैं कि आपके गन्ने की कीमत जो है वो इस वक्त डिप्रेस है, किसान आपका खुश नहीं है। आपने आलू की बात की, अब गोजरा का बताया, ओकाड़ा का बताया, सहीवाल का बताया कि वहाँ के किसान जो है इस वक्त किस हालत में है और अपनी आलू की फसल जो है वो टक्के टोकरी बिक रही है और अपने जानवरों को खिला रहे हैं। हमें ज़रा इसकी डिटेल में बताएंगे। शुगर की जो आपने बात की कि वो माफियाज हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ज़रा उन पर हमें थोड़ा सा आपका इनपुट चाहिए जो आज आपने वहाँ गुफ्तगू की है, जो किसान इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। सर रऊफ क्लासर साहब, आप एक दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान हैं, और आपकी ये जो मुआशी ये जो डुगडुगी बजाने वाले हैं, आप इनकी गिरफ्त भी करते हैं। ये हमें सब कुछ बड़ा चमकदार बना के दिखाते हैं। यकीन माने ये किसान, हमारे किसान की कोई आवाज नहीं। ये वो अल्लाह की मखलूक है जिसके जो लीडर हैं वो इसको ही खाते हैं। मैं छोटा सा, ये हमारे उधर पड़ोस में चौधरी शुगर मिल थी, मियां साहबान की फैक्ट्री, वो अब इत्तेफाक से यहाँ पे चूंकि शुगर का वो परसेंटेज कम थी, वो कॉटन जोन में रहीम यार खान ले गए उसको, क्योंकि हर चीज पे दस्तरस है। मजे की बात यह है, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे उधर गोजरा में 5 या 6 छोटी शुगर मिलें थी। ये जब हमने जमहूरियत में बहुत तरक्की कर ली,
फिर ये हुआ कि शुगर मिलें चंद खानदानों की रह गई, और वो भी जो हुक्मरान खानदान थे। ये जरदारी फैमिली की मिलें हैं, शरीफ फैमिली की मिलें हैं, इनके चहेतों की मिलें हैं, ये जहांगीर तरीन की मिलें हैं, ये हुमायूं अख्तर की मिलें हैं। आप इनको चेक करें कौन है ये, इनके ताने बाने कहां पे जाके जुड़ते हैं। गरीब किसान का खून चूसना इनका वतीरा। इन्होंने पेमेंट्स के अंदर वो लोगों को जलील करते हैं, पेमेंट नहीं करते, और अदायगियों के अंदर इतना लोगों को ख्वार किया जाता है। यानी एक कंजवानी शुगर मिल है, कंजवानी शुगर मिल में वो बार्टर सिस्टम चल रहा है, आप गन्ना दें चीनी लेने, चीनी अगर 14,000 रेट है 14,800 रुपए में देंगे। और फिर उसके अंदर भी आगे इनके बहुत सारे ऐसे ऐसे डीलर्स हैं और सालों से लोगों को पैसे दबाए होते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है सर, वो तो आपने बात की, आपका इस वक्त जो मसला चल रहा है, जो मुझे आपकी भी बात समझ आई, नवीद कमर साहब के भी हम आते हैं, कि वो ये कह रहे, किसान कह रहा है कि आप जितनी महंगी चीनी बेच रहे हैं उतना सस्ता रॉ मटेरियल ले रहे हैं, हमसे गन्ना सस्ता ले रहे हैं और महंगा करके बेच रहे हैं। एक तो ये है कि उनको रेट नहीं मिल रहा मेरा ख्याल है जिस प्राइस पे वो फी मन चाहते हैं, नंबर एक। दूसरा जो पॉइंट आज वो उठाया गया वो ये था कि जनाब के जब भी ये क्रशिंग सीजन इस वक्त शुरू है और ये चीनी की इस वक्त मतलब है उसकी पैदावार हो रही, हार्वेस्टिंग हो रही है, उसी वक्त चीनी इंपोर्ट कर ली गई है सर, 3 लाख टन आ गए, 130 मिलियन डॉलर की वो ले लिया, जिससे आपके गन्ने की कीमत जो है वो मिल वाले कम कर रहे हैं। सेम आपको याद होगा गंदम के साथ हुआ था, जिसकी वजह से इधर बिलियंस ऑफ रुपीस के किसान के साथ हुआ कि जब यहाँ पे आपकी गंदम की वो फसल कटने वाली थी, निगरान दौर की हम बात कर रहे हैं, उसी वक्त यहाँ जहाज जो है लैंड कर रहे थे आपकी गंदम से भरे हुए, तो चीनी की आपकी कीमत जो है 2000-3000 तक चली गई थी, अब 2200 रुपए उन्होंने लास्ट ईयर के। सो किसान तो इस तरीके से शुगर में भी लुट गया है, वो ये गंदम में भी लुट गया है सर। तो इस पे आपकी जी भाई बदकिस्मती से ये हमारी पीपल फ्रेंडली अगर पॉलिसीज होंगी आम आदमी तक इसके असरात जाएंगे। आपने दुरुस्त फरमाया, जब निगरान दौर में आज से 2.5 साल पहले जब गंदम की फसल आने को थी, इन्होंने गंदम इंपोर्ट कर ली, और गंदम भी इंपोर्ट इस तरह की वो गंदम होती है जो आमतौर पे आप किसी से पूछ रहे फ्लोर मिल वाले से, वो हमारी उसका आटा और उससे रोटी नहीं बनती, वो हमारी इधर की देसी गंदम उसमें मिला के चलाते हैं और महंगे दामों ली। फिर नतीजा क्या हुआ, इन्होंने परचेज ना की। परचेज ना करने से जो गंदम हमें 3400-3500 रुपए मन घर पे किसान को पड़ती है, वो मैं हल्फन कहता हूं, मैंने 3 महीने रख के 2100 रुपए में वो गंदम बेची थी। क्या करें, हमारी कैश क्रॉप है, हमारी 70% आबादी जो ज़राअत से मुंसलिक है, अब तो 5,000 रुपए कैश क्रॉप, अब तो 5,000 रुपए आपने तो उस पे, और अब 5,000 रुपए बिक रही है। जो साहूकार थे, जो पैसे वाले थे, आज 5,000 में अगर गंदम बिक रही है तो इनके मुंह पे तमाचा है। आपको इल्म है जो इंटरिम सेटअप में जो वजीर आजम थे, जब उनसे कोई गिरफ्त हुई उसके बाद ये हुक्मरान पार्टी के किसी एमएनए ने बात की कि आपने बड़ा किसानों के साथ जुल्म किया, उन्होंने कहा चुप कर जाओ नहीं तो मैं बता दूंगा 8 फरवरी को मैंने किया तुम्हारे लिए। देखें ये मामला पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है। अगर जिम्मेदार के घर में कोई 4 पैसे होंगे तो शहरों के अंदर रौनक उसी से आएगी, और माइग्रेशन भी शहर के दुकानदारों देहातों से माइग्रेशन भी नहीं होगी शहरों को। जिम्मेदार वो जो आज से 4 साल पहले जिस गन्ने की कीमत 450 या 425 रुपया थी, जब चीनी का रेट 90, 100 और 110 था, आज वही गन्ना जब चीनी आपकी 200 के करीब बिक रही है, क्यों उसको 400 या 450 रुपए करते हैं? उसको 600, 700, 800 रुपए पे होना चाहिए। ये देखें, ये हमने जिम्मेदार का एहसान है कौम पे, वो अपने खून पसीने की कमाई अपने लिए भी करता है और कौम के लिए। अच्छा, ये बताइएगा उसामा साहब, ये बात बताइएगा कि एक यहाँ पर हर किसी का यूनियन है, हम सहाफियों की भी यूनियन है सर, सैनिटरी वर्कर्स हैं उनकी भी है, क्लर्क्स हैं उनकी भी है, वकीलों की भी है, मतलब यहाँ पे डीएमजी अफसरान की भी है, पुलिस अफसरान की भी है, पॉलिटिकल पार्टीज में सबकी यूनियन है, सबको पता है हमें।
ये इतना लाखों आपका किसान है, करोड़ों में जाती है इसमें, एक किसानों को कोई ऐसी कोई तंजीम नहीं है, कोई है तो दो चार कोई बेचारे को आते हैं, कोई आवाजें कोई सड़कों पे निकले तो उनको भी कूट मार करके भगा दिया जाता है। एक फार्मर्स यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनी थी फैब, वो उसका कभी हमने जिक्र नहीं सुना। मतलब हर वक्त यहाँ पॉलिटिक्स पे बात हो रही है तो फेयर अनफ, तो किसानों की कोई यूनियन, कोई आप लोग बड़े तगड़े लोग हैं सेंट्रल पंजाब के, तो हमारी साउथ वाले तो बेचारे पते, मैं साउथ का हूँ खुद ही, मुझे अंदाजा है, वो तो इतने अल्लाह लोग हैं, हम तो सारे, हम तो बस अल्लाह की रजा पे राजी होने वाले हैं। कोई सेंट्रल पंजाब के जो हमारा किसान है वो तगड़ा किसान है, बोलता है, बात करता है, तो आप लोग कोई इस पे कोई यूनियन बना के ऐसी कोई, मैं उस दिन देख रहा था फ्रांस में कितना पावरफुल उनके किसानों की यूनियन है सर, पूरा यूरोप डरता है किसानों से। हमारे यहाँ ये बेचारे किसान डर रहे होते हैं, अपनी चीजें लेके फिर रहे होते हैं। क्लासा साहब बात ये है, ये वो एक ना, ये गुलामी ने हमारे अंदर इस तरह की चीजें डाल दी हैं, ये साथ ही बॉर्डर के ऊपर आपके साथ आपके सिखों ने जिस तरह से मूवमेंट चलाई थी किसानों की, और किसानों से कष्ट आता था उनको देख के, उस तरह का 10% भी हमारे किसान कर ले तो हमारी आवाज नहीं कोई रोक सकता। हमसे तो वो सिख चंगे हैं, हमारे से तो सिख भले हैं जिन्होंने लड़के अपना मुतालबा मनवाया। वो धूप में बैठे रहे, वो बारिश में बैठे रहे, वो सर्दी में बैठे रहे, उनकी एक यूनियन है। हमारी ताकत, मैं एक दफा शुगर मिल में गया हूं, मेरे साथ कुछ 4 और जो किसान रहनुमा थे, सो कॉल्ड, वो थे, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, वो आस्ता आस्ता करके एक एक करके जाते थे, उसामा भाई अब फिर 4 दिन बाद करेंगे, हमने नो कैन किया हुआ था कि हमने मिल को, चौधरी शुगर मिल को गन्ना नहीं देना। होता यह था कि उसमें से एक बंदे को उठा के इंतजामिया ले जाती थी अंदर, कहती थी अपने CPR दो, तुम्हारी अदायगी कर देते हैं। गन्ना कम तोलते हैं और वैरायटी पे कटौती करते हैं, एक काम करते हैं, पेमेंट नहीं करते, फिर सही कीमत नहीं देते। सर गन्ना भी हमारे को 10-15% किसानों का है, लेकिन जब 60-65% किसान, जो 70% किसान जिसकी कैश क्रॉप गंदम है और पिछले 3 साल से जलील कर रहे हैं ये। आलू को जरा बताइए, इस साल भी आलू पे भी बात की, आलू की क्या क्रॉप की हालत है सर? आलू का आज आपने बताया कि वहां पे मैं अर्ज करता हूँ, पहले मैं गंदम पे गुजारिश करूंगा प्लीज। हमारी गंदम का हालत ये है, इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम 3500 रुपए के खरीद करेंगे। पहले आज से 3 साल पहले 4000 थी। ज़रूरी अवामल चेक करें जो इसके अंदर इनपुट्स हैं, इस वक्त जो खाद है ये यूरिया, ये 4350 रुपए में, DAP 15,000 से 15,200 रुपए, और पोटाश जो डालता ही नहीं, हालांकि बेसिक इसको मुतवाजन करना चाहिए, 13,500 रुपए फी बोरी है। इन अवामल के साथ बिजली महंगी, डीजल महंगा, फिर रेट आगे से कम, 3500 रुपया कोई कीमत नहीं। वो भी कहते हैं हमने सिर्फ 62 लाख टन खरीदनी है, वो भी सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने हैं। बेनजीर साहबा ने 90 में, मैं तो पीपल्स पार्टी वालों से कहता हूं, तो खुदा के लिए तुम ही थोड़ी सी अकड़ दिखा लो। 90 की दिहाई में जब आलू का रेट गिरा, उन्होंने पास्को के जरिए से खरीद की, उसके अंदर अगर दर था, उसके बाद फिर यह हुआ कि आलू की कीमत ठीक हुई थी। मार्केट के अंदर अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे तो ये साहूकार तो गरीबों का खून चूसने वाले हैं। साहब आपने अभी बात की सिखों की, कि वहां पे इंडियन पंजाब में सिखों ने, जट्टू ने बड़ी जबरदस्त किस्म की, या बाकी जितने भी किसान थे हमारे भाई सब, उसके बहुत बड़ी कामयाब उन्होंने कुर्बानियां भी दी, उन तशद्दुद भी हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, आखिर दे प्रिवेल्ड। तो सर एक आप जो है, आप अभी बता रहे थे कि आपने 4 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके, कि आपने बताया कि वो डिवाइड एंड रूल करते हैं, आते हैं, मुझे कहते हैं रऊफ साहब आप आ जाएं, आपको पैसे दे देते, हमजा साहब आप आ जाएं, रबिया आप आ जाएं, आप अपने पैसे तो लें वहां पे। आपने कोई मतलब, अब हमने इंपोर्ट तो नहीं कर सकते उनको, अपने सिख भाइयों के कुछ अरसे के लिए हम उनको मतलब ले आए कि हैं जी हमें ऑर्गेनाइज कर दे, हमें कुछ जरा हमारे किसानों में कुछ जान डाल दें, जो जैसे है यही क्राउड है, यही हम लोग हैं। आपने कोई कैंपेन नहीं शुरू की कि इन किसानों को जरा इकट्ठा किया जाए? हालात तो मैंने सुन लिया आपसे कि एक एक को आते हैं, ले जाते हैं, उनका बिल क्लियर किया, तो मैं उसके बाद तो आपके साथ नहीं खड़ा होता। तो आपको उनको इफेक्टिवली इकट्ठा नहीं कर सके? नई क़यादत की जरूरत है इस वक्त, ये किसानों को इतना जितनी इनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। खुदा करे हमारा जिम्मेदार जो हमारी फूड बास्केट भरता है, ये अपनी अहमियत को पहचाने, ये जाने कि ये इस धरती का सीना चीर के धूप में, पलती दोपहर में
और कोरे वाली रातों में वो पानी लगाता है और अपनी फसलों की हिफाजत करता है। ये अपनी अहमियत को समझें, ये खुदा का नायब है। देखें, ये लोगों की खिदमत करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है और अपनी कौम को देता है। हमने आपके सामने ये बॉर्डर बंद हुआ है, बॉर्डर बंद होने से हमारी जो आलू की पैदावार है वो ये अफगानिस्तान की तरफ नहीं जा रही। आपके वजीर पेट्रोलियम 4 दिन पहले इरशाद फरमा रहे थे 300 अरब रुपए का पिछले साल वहां से अफगानिस्तान से और बॉर्डर से हमारा ये तेल की मसनूआत आई है। हुजूर, हमने बॉर्डर पे हमने पैरा देने, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है। किसान तो अपने खेतों में हल चलाता है। ये अब उसी की, अब अमेरिका, पहले देखें ब्रिटिशर्स ने वहां पे मार खाई अफगानिस्तान में, फिर यूएसएसआर टूटा। सब्जेक्ट सर नौसम भाई लास्ट में मेरे सब्जेक्ट की तरफ आ रहा हूं, ये मैं सब्जेक्ट की तरफ ही आता हूं। फिर 40 मुल्कों की फौज, बाकी हम उधर एंगेज करके अब सरहदें बंद करते हैं तो उसका अल्टीमेट क्या होगा? हमारा आलू नहीं जा रहा। अब वो कहते हैं, हम कहते हैं कि सरहद खोलो, वो कहते हैं हम नहीं खोलते, उनको नहीं जरूरत, उन्होंने अपने उसके अल्टरनेट अपना लिए। ये बताइएगा उसामा भाई, आप बड़े मुश्किल हालात में जीते हैं, इलेक्शन जीते, 8 फरवरी वाला सब जानते हैं, मुश्किलात थी, इंतजामिया थे, पुलिस थी, सब कुछ था, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है पीटीआई के दोस्तों का। इसके बावजूद आप गोजरा से जीते हैं सर। अब मेरा ख्याल गोजरा ही आपकी कंस्टिट्यूंसी, अगर मैं ठीक कह रहा हूं सर। तो जब आपका वहां का वोटर आप पे इतना ट्रस्ट करता है कि इतने बड़े मुश्किल हालात में आप जीते हैं, तो वहां के किसान को कम से कम अपनी कंस्टिट्यूएंसी की हद तक तो आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका मतलब आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं। अगर आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अपने उनको नहीं कर सकते तो बाकी मुल्क तो दूर की बात है सर। देखें, एक कहते हैं कि इनकलाब की आगाज होते हैं एक फर्द से। मैं अगर ठीक हूं, अपने आप को अल्लाह का बंदा बना लूं, तो मेरा ख्याल है इसी तरह से सोसाइटी के अंदर तब्दीली आएगी। हमारा किसान अगर अपनी अहमियत को समझता है, एक छोटा किसान है, 1-2 एकड़ का किसान, सर वो आपको वोट दे, मुझे ये समझ नहीं आ रही, वो आपको वोट दे देता है, वो उसको समझ आती है। आपकी इस बात की समझ क्यों नहीं आती कि हमने इकट्ठे होकर जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है, वी हैव टू यूनाइट, मिलियंस ऑफ किसान है, वोट आपको दे देते हैं, उसको आपकी वो बात समझ आती है, अब उसको आपको सियासी बात समझ आ जाती है, फेयर इनफ। ये उसके अपने फायदे की बात क्यों नहीं समझ आती, जिसमें उसको अपना फायदा है, आप क्यों नहीं समझा पाते उसको? उन्होंने जबर के बावजूद हमारे निशान ढूंढ के हमें वोट दे दिए। ये बात मैं लेकिन शायद वो सड़कों पे आने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि उन्हें पता है कि इस वक्त क्या सड़कों पे, जरूरी नहीं है सर कि सड़कों पे आए बगैर भी तो सर एहतजाज की शक्ल में जरूरी है। उसामा भाई, कोई एहतजाज के लिए जरूरी नहीं होता बंदा सड़कों पे खुदा ना खासा तोड़ फोड़ करे, लड़ाई झगड़े करे, बैकआउट करने के, अपनी चीजें होल्ड करने के, अपनी मतलब चीजों को जैसे करते हैं हम नहीं सप्लाई करते, जैसे गन्ने की बात हो रही थी, ये मौके होते हैं कि आप जिनको एज ए बार्गेनिंग चिप यूज करते हैं। इसमें तो कोई जरूरी नहीं है सड़कों पे आए खुदा ना खासा लड़े भिड़े वो लड़ाया करें। मैं फूड सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर भी रहा हूं। अब तो हमारी पार्टी पॉलिसी ये है कि हमने रिजाइन किया हुआ है, अगर दोबारा ज्वाइन करेंगे तो बात करेंगे। लेकिन मैं अर्ज करूं, मैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, नून लीग वालों से, हमारे वहां पे कुलीग हैं, हम उनसे कहते हैं अब जैसे भी हैं, आप कम से कम किसान की आवाज बने, किसान की आवाज बने। लेकिन होता यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, उन्होंने फॉलो करने उसको, हम उस पर एतराज करते हैं। हम चाहे 180 प्लस थे जीते हुए, वी वर कटेड टू 92 और उसमें भी 12-13 हमारे फिर उड़ा दिए। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डिटेल में बता रहे थे उसामा साहब के क्या उन्होंने जो इश्यूज हैं वो कौमी असेंबली में उठाए, खासतौर पर शुगर स्कैंडल के हवाले से, इसके अलावा किसानों की क्या रिजर्वेशंस हैं, गंदम के हवाले से, आलू के हवाले से डिटेल में जो है वो हमें आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें वो भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अलमिया ये है कि हर दफ़ा जो है, हर साल जो है वो हम एक शुगर स्कैंडल की बात कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे किसान जो है वो भी रो रहे होते हैं, जो लोगों तक कीमतें पहुंच रही होती हैं वो भी इस कदर महंगी हो चुकी होती हैं कि लोगों पर जो है वो इसका बोझ नजर आ रहा होता है। लेकिन स्कैंडल और स्कैंडल की नौयत हर दफ़ा हम देखते हैं कि वही होती है, लेकिन इस पर ना कोई एक्शन लिया जाता है, ना कोई पकड़ होती है, ना कोई सजाएं होती हैं, ना कोई एग्जाम्पल सेट की जाती है। बस
रिपोर्ट्स ही रिपोर्ट्स आती रहती हैं। क्लासर साहब, आज भी जो है वो शुगर स्कैंडल के हवाले से जो है बड़ा शोर मचा कौमी असेंबली में, आप भी वहां पे मौजूद थे, क्या हुआ? बड़ी, मैं आता हूँ, बड़ा अहम सवाल है। वहाँ पे अच्छी खासी डिबेट हुई, वेरी मीनिंगफुल डिबेट है। मस्जिद इमरान ने खासे उसमें पार्टिसिपेट किया है। एक चीज जो थी, जो आम लोगों को नहीं समझ आएगी, ये क्राइसिस आ क्यों रहा है, वो राना तनवीर साहब मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने बात की और हर वजीर ये बात कहता हुआ गया, हर वजीर आजम कहता गया, लेकिन कोई इसको ठीक नहीं कर सका। वो कहते हैं डाटा जो है ना, आपके पास डाटा एक्यूरेट नहीं है। मतलब है कि आपके पास इदाद शुमार भी नहीं है कि आपको कब कितनी गंदम चाहिए, कब कितनी चीनी चाहिए, कब आपकी जरूरियात है, इतनी पैदा होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, अब सरप्लस ना हो। अब इस मुल्क के प्रॉब्लम दो चीजों से हो रहे हैं, स्पेशली जो क्राइसिस आ रहे हैं, स्कैंडल आ रहे हैं, या सरप्लस हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, दरमियानी कोई रास्ता नहीं है। वो जो बुश ने कहा था ना कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस एंड उनका कहना देयर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड्स, यहां भी वो हिसाब है कि बराबर पे नहीं छुटना, या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपकी गंदम की तरह वो आपकी क्रैश कर जाएगी, या आपकी कम हो जाएगी तो चीनी की तरह आपकी जनाब वो कीमतें बढ़ जाएंगी। सो ये डाटा जो है, आपके पास सूबे हैं, आपके पास वहां पे उनके महकमे हैं, फिर आपके पास फेडरल हुकूमतें हैं, फिर आपके पास उसको ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिवीजन के डिपार्टमेंट, मतलब नेम एनीथिंग। डाटा नहीं है कि इस साल गंदम हमें कितनी चाहिए होगी, उतनी काश करा लें, जितना ज्यादा होना कम हो, चलो कोई थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, शुगर कितनी होनी है, ये आज उन्होंने भी कहा। उसका नतीजा क्या निकला है कि हैप आप फैसले करते हैं, या ज्यादा मंगवा लेते हैं, या कम चीजें हो जाती हैं। उसकी कास्ट कौन पैदा कर रहा है? दो लोग कर रहे हैं। एक किसान कर रहा है, जब उसकी फसल उसकी क्रैश करती है, जैसे गंदम का किया आपने, उस साल आपने गंदम मंगवा ली जिस वक्त आपकी फसल आने वाली थी निगरान हुकूमत के दौर में, आपके अप्रैल मई तक जहाज जो है वो लैंड कर रहे थे गंदम के, जब आपकी अपनी यहाँ लोकल क्रॉप आ रही थी, तो फिर उसको क्रैश होनी थी। जिन्होंने पैसा बनाना था, माल बनाना था, करोड़ों डॉलर जो बनाया, मुझे कुछ पता भी है कौन कौन से लोग शुमाल थे, माल बना के निकल गए, और किसान आपका अरबों रुपए वो बेचारा उससे महरूम हुआ, जो पैसा जाना चाहिए था रूरल इकोनॉमी में, वो नहीं किया आपने। मतलब गरीब वहां किसानों को जेब से पैसा निकाल के तो शहर के लोगों को अमीर करते। शहर में तो अपॉर्चुनिटीज होती है, उसका नतीजा क्या निकला है? लोग गरीब होते हैं, देहात में शहरों को आ जाते, फिर शहर भुगते हैं उनको, फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, दीगर प्रॉब्लम है, वो होता है एक चीज। अब आपने दूसरा काम क्या किया है, शुगर का देख लें, ये मजे की चीज है। आज उन्होंने बताया कुछ अर्सा पहले 40 करोड़ डॉलर की वो कहते हैं हमने एक्सपोर्ट की थी, चीनी बहुत ज्यादा हो गई थी, अब पता चला कम हो गया, हमने कुछ 14-15 करोड़ डॉलर की इंपोर्ट कर ली। ये कैसा है? ये भी की बात है, ये 3-6 महीने की बात है, डेटा की बात हो रही है। ये मतलब शुगर लगा हुआ है इस मुल्क में, और स्क्रिप्ट सेम ही है, सेम स्क्रिप्ट। मुझे 28 साल हो गए हैं, यही शुगर स्कैंडल मैंने पहले आके रिपोर्ट किया था, अल्लाह जन्नत बख्शे, उनको अदा करे। अपना डॉक्टर जफर ताब साहब, फेडरल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, पहली स्टोरी मैंने डान के लिए आगे ये की, मुझे एग्रीकल्चर की बीट मिली थी, मुझे सब पता है। उस वक्त किसानों के पैसे जो है ना, शुगर मिल वाले लेके बैठे थे, डॉक्टर साहब लड़के वहां पे जाके किसानों को वो पैसे लेके देते। आज भी वही आपने उसामा साहब को सुन लिया, आज भी पैसे नहीं दे रहे। उस वक्त इस्तेसाल हो रहा था, आज भी हो रहा था। अच्छा, हमें बताया गया था अगर ताजर बन जाए, ताजर अगर हुक्मरान बन जाए, फ्यूडल बड़े इंतहा गलत लोग होते हैं, जमींदार बड़े बिल्कुल पसमानदा लोग होते हैं, टीवी ड्रामों में वो मतलब हमें दिखाया गया कि ताजरों को बनाए जी, ताजर बड़े सूटेड वूटेड, मेरे पढ़े लिखे, जीसी के पढ़े तो एचएन के पढ़े तो फलाने के पढ़े, आओ जी पढ़ा लें। फिर वो तो बिजनेस की तरह चला रहे हैं। पॉलिटिक्स को बताया कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। सो अब ये बताएं, ये कुछ दुनिया के मुल्क में होता है यार कि आपने 3 महीने पहले 40 करोड़ डॉलर की भेज दी, अब आपने कहा शार्ट हो गई 14-16 करोड़ की मंगवा लो डॉलर की, तो मीन्स के समबॉडी इज मेंटेनिंग मनी। आप उस वक्त एक्सपोर्ट में भी पैसा बना रहे हैं, क्योंकि आप वहां से लोकल मार्केट आपकी महंगी हो जाती है। जो एक्सपोर्ट कराने का मतलब क्या होता है, 2-4 लाख टन अगर आपने करनी होती है कि लोकल मार्केट की प्राइस बढ़ जाती है। जो ही पता चलता है कि आपके ये एक्सपोर्ट हो रहे, लोगों को खतरा होता है शार्ट हो जाएगी, तो रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पर्पस होता है इनका। जब मैंने पहले भी कहा था, मुल्क के वजीर आजम की बच्चों की शुगर मिले होंगे, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के आगे दोस्त यार जो हैं उनका बिजनेस ग्रुप्स की शुगर मिले होंगी, हमायूं अख्तर साहब की होंगी, या द्रेशक साहब की होंगी, उसके बाद ये चौधरी ग्रुप आपके खुसरो बुख्तियार साहब की होंगी, उनके भाइयों की होंगी। तो जनाब ये फिर इस तरह के डाके जो बात कह रहे थे, माफियाज, फिर इनके हक में फैसले, गन्ने की कीमत कब कम करनी है कब नहीं करनी, झूठ बोलना है, झूठे फिगर देने हैं। वजीर साहब खुद कह रहे थे इस मुल्क में डाटे नहीं है, ये 25 करोड़ का मुल्क चला रहे हैं, वजीर कह रहे हैं हमारे पास तो डाटे नहीं है, डेटा नहीं है। और हर दफा जो है वो यही कहा जाता है कि हमें सही बताया नहीं। हाँ, तो इसलिए जो है वो एक्सपोर्ट कर दी गई। कल याद दिलेगा, मैं डिटेल से बताऊंगा कि इमरान खान साहब के दौर में जब आया था, तब भी आया था, उस अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा था कि मुझे शुगर मिल एसोसिएशन वाले बेवकूफ बना रहे हैं,
मैं कहने तुसी चुन्ने मुन्ने करने अपने बिजनेस में क्यों नहीं बनने देते बेवकूफ? आपको इतना पता है ना उसका अब्दुल रज़ाक दाऊद का अपना, वहां पे कोई आपको बना सकते हैं बेवकूफ? यहाँ बन जाते हैं बेवकूफ जी। 4 बंदे आए हैं, हमें आगे वो चूना लगा के हमें पता नहीं चला और हम इतने चुन्ने मुन्ने थे, हम पे जानबूझ के करते हैं सारी चीजें ये, और वो शुक्र करे से शायद कितना बड़ा नुकसान हुआ आपका। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, इसी पॉइंट पे जो है एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है क्योंकि क्लासा साहब जो है वो कौमी असेंबली में भी जो है वो मौजूद थे और वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो क्या गुफ्तगू हुई और किस बात पे जो है वो एक दूसरे से नाराजगी का इजहार किया, उस हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासा साहब, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स पे आजकल जो है बड़ी हलचल मची हुई है। 18वीं तरमीम को एक दफ़ा जो है उन्होंने फिर ज़ेरे बहस जो है वो ले आए हैं। इस पे जो है नवीद कमर साहब ने तो कहा कि ये हुकूमती पॉलिसी है, लेकिन वजीर कानून ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ का ये अपनी ज़ाती राय है, उन्होंने बिल्कुल खुद को जो है वो डिस्टेंस कर लिया इससे। बिल्कुल, कौमी असम्बली में मैं आज वहाँ मौजूद था तो आज बड़े अहम इशूज़ वहाँ पे है और बड़ी अच्छी डिबेट्स वगैरह भी हैं। PTI जो है वो भी अब वहाँ पे पार्लियामेंट की उसमें डिबेट्स में शरीक होना शुरू हो गया जब से अपोजिशन लीडर उनके हैं। सो इट वाज सबूत था आज सेलिंग थी और यही हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो इश्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, इनको उठाएं और एजिटेट करें। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी अच्छी आज बातें की। ये KPK को वो उनको गंदम की उनकी सप्लाई का मसला आ रहा था पंजाब से कोई बैन का, तो उस पर उन्होंने बताया राना तनवीर साहब ने कि बैन वगैरह कोई नहीं, परमिट वगैरह है, जितनी गंदम हम उनसे राब्ते में है। सो उस तरह के इश्यूज वहाँ उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ आज थी वो को नवीद कमर साहब की थी। उन्होंने जो कल ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की थी जिसमें उन्होंने 18वीं तरमीम को लेकर कहा कि ये एक इसका मतलब उनके कहने का मकसद ये था ख्वाजा आसिफ साहब के 18वीं तरमीम के जो मकासद थे जिनके लिए इसको किया गया था वो पूरे नहीं हुए। मतलब अभी इस बात पे साफ ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी समझती है कि आप 18वीं तरमीम को स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, हुकूमत भी चाहती है कि सूबों को बहुत पावर चली गई है, पैसा चला गया, तो सेंटर को हम कैसे चलाएंगे। सो वो यहाँ पे पीपल्स पार्टी हर बात के पीछे भी उन पर तनकीद जब होती है वो यही समझते हैं कि ये शायद अगली तरमीम जो आनी है ना ये उसी के लिए ग्राउंड हमार कर रहे हैं, लिहाजा वो अभी से इस बात पे अटैक करते होते हैं। तो जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात उनके सख्त हो सकती है, उन पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, सवालात उठाए जा सकते हैं कि उनका मोटिव क्या है। लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी, सारे सूबों की बात कर रहे हैं और सारे इसमें शामिल है। मेरा ख्याल है कि यहाँ से NFC के पैसे लेके जाते हैं आप जितने बिलियंस ऑफ रुपीज, एक PFC होते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता है, क्या आप वहां पे उसके बोर्ड का इजलास बुला के अपने इजलास जो है उनको पैसे देते हैं, उनको एलोकेशन करते नहीं करते? आपने लोकल ये बॉडीज का सिस्टम जो था वहां पे, लोकल गवर्नमेंट सी मुशर्रफ का जो भी था उसका लोकल बॉडीज का बेहतरीन सिस्टम था कि अगर वो आज तक चल रहा होता तो बहुत बड़ा आज आपके इंस्टीट्यूशन बन चुके होते। उसको मरवाने वाले, उसको किल कराने वाले, ये खत्म कराने वाले ये सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी थी। सो ना आप खुद वहां गवर्नेंस कर पा रहे हैं, ना आप लोकल बल्दियाती को करने दे रहे हैं। बहरहाल इस पे हम बात करते रहेंगे। सो आने वाले दिनों में फायर वर्क जो है ना मुझे बढ़ता लग रहा है पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में इन्हीं इश्यूज पे, और स्पेशली 18वीं तरमीम जो है इट्स गोइंग टू बी ए ह्यूज फायर वर्क। इतनी आसान स्मूथ सेलिंग मुझे पहले की तरह नहीं होगी। आपकी दफा बस सीरियस है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी पॉइंट पे नाजरीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।